हेलो, नमस्कार। तो आप लोग की बीपीएससी की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, तो उसको थोड़ा और मजबूती देने के लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र। ठीक है, पूर्वावलोकन जो घटना चक्र है वो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, उसको शुरू करते हैं। तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो में पहला बार हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, और ये आपका मीडियम हिंदी रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन होता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अंजीरा से, दम्त सदारत से, तीसरा ऑप्शन आपका है किल्ली गुल मोहम्मद से, चौथा आपका मेहरगढ़ से, और पांचवा आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से का एक से अधिक। ठीक है, ये आपका पूछा गया था 2018 में। अब देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका डी है, मेहरगढ़ में। क्योंकि आपको देखिए पता होगा, एक सेकंड, हाँ, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि मेहरगढ़ में पशुपालन हुआ करता था। तो जहाँ पशुपालन होगा वहाँ कृषि का तो मिलेगा ही। तो इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ में पशुपालन एवं कृषि को माना जाता था। जो कह रहा है 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव वहाँ बसाव के क्षेत्र था। ठीक है, कुछ विट्टन मेहरगढ़ में पशुपालन का कार्य 8500 ईस्वी में पूर्व में मांगते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? आपका सेकंड क्वेश्चन जो कहता है वो है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैल्कोलिथिक युग आपका जो है वो आपका होता कहाँ था कि वो कहा जाता था कि जिसमें तांबे के औजारों को चीज़ बनाई जाती थी ना, उस युग को कहा जाता था कैल्कोलिथिक। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, लो पाषाण काल। इसका आंसर होगा ताम पाषाण काल, क्योंकि ताम पाषाण काल में ही क्या था, वहाँ तांबे के औजारों के साथ उनके पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। ठीक है, यानी अब देख लिए ताम प्रशान काल से नाम भी थोड़ा जा रहा है कि ताम प्रशान काल यानी तांबे से बनी हुई चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, तांबे से बनी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक युग। ठीक है, चलते हैं थर्ड। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो देखिए लाल है ऑप्शन में आपके, ठीक, सेकंड है आपका नीला, थर्ड है आपका पांडु, चौथा है आपका नीला। आंसर आपका देखिए लाल होगा। ठीक, अब लाल क्यों होगा वो देखिए आपका यहाँ कहता है। देखिए ये आपका कहता है कि देखिए हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों पर दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चिन्हित मृद भांड में। ठीक है, मृद भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता, रेत यानी बालू, ठीक, जिनके पकाने का यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका देख लीजिए, सीधा सीधी आपका आंसर जो दिखा रहा है वो आंसर आपका होगा लाल रंग से की जाती थी। ठीक है, आपका फोर्थ, अब आपका देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए आपका जो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो पहला आपका देखिए ऐतिहासिक काल है, तीसरा प्रगति काल है, दूसरा उत्तर ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी तक है, 5 नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक, अब अर्ध ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान से आधार पर किया जाता है। लेख कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रौद्योगिकी कालखंड रहता था। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से पहले 600 बीसी का कालखंड अर्ध ऐतिहासिक माना गया है। संदेव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल का सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यही देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से काल में आपका लेखन कला का तो ज्ञान था, लिखने की तो ज्ञान थी, पर वो पढ़ने का ज्ञान नहीं था। यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कौन सा कहेगा आपका अर्ध ऐतिहासिक काल के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है।
पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, तीसरा पूजा स्थल, चौथा कला एवं वास्तुकला, आपका पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पक्की ईंट से बनी इमारत यानी बिल्डिंग। ठीक है, सिंधु, अब इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतें एवं मोहन जोदाड़ो का विशाल स्नान नगर और अन्न गार यानी अन्न भंडार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंट की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका जो कहा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या? पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक, यानी आपको जो पक्की ईंट से जो अब आजकल बनती है पक्की ईंट से, उस ईंट ऐसी ईंट से इमारत बनाई गई थी। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपका देख लीजिए। देखिए 6th क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? ये देखिए बिल्कुल इजी है, सिकंदरिया, लोथल या महास्तनगढ़ या नगपट्टनम। इसका इजी सिंबल से आप लोग को पता होगा आंसर इसका लोथल होता है, क्योंकि लोथल जो कि गुजरात में है। ठीक, वो क्या है आपका अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है फिलहाल, तो अभी की बात की जाए तो यहाँ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपका इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? जैसे मैंने एक बात किया लोथल, लोथल गुजरात में है। ठीक है, वही एक है जो आपका कहाँ है कि गुजरात में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आपको अगर ऊपर वाला देखिए सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है? ठीक है, टेराकोटा का हल आपका कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त होता है? तो आपका पहला ऑप्शन देता है धोलावीरा, तीसरा आपका देता है कालीबंगम, दूसरा आपका बनावली, चौथा आपका लोथल। आंसर आपका होगा बी बनावली। बनावली में, बनावली कहाँ है आपका? तो बनावली देखिएगा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, जहाँ से क्या टेराकोटा का हल प्राप्त होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले, यानी प्लगिंग फील्ड को मिला है। ठीक है, जूते हुए खेत जिनको खेतों की जुताई हुई है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन बनता है कालीबंगम, दूसरा बनता धौलावीरा, तीसरा बनता मोहनजोदाड़ो, चौथा बनता लोथल, और ये आपका मोर देन वन और मोर देन नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए होगा, इसका आंसर है कालीबंगम। ठीक है, कालीबंगम आपको पहले से पता चल गया कालीबंगम का कहाँ है। कालीबंगम आपका जो स्थित है वो आप हनुमानगढ़ राजस्थान में एक जगह है वहाँ आपका स्थित है। आप देखिए इसका व्याख्या क्या कहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल पे खम्बगत की खाड़ी निकट स्थित लोथल के गादीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगम में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृतियां मिली। आपको मैंने ये आपका पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपको कहता है इनमें में कौन सा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के उल्लेखनीय से संबंधित नहीं है? कौन सा इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से संबंधित नहीं है? तो पहला आपका होगा आर.के. बनर्जी, दूसरा आपका होगा के.एन. दीक्षित, तीसरा आपका होगा यहाँ है आपका तीसरा आपका होगा एम.एस. वत्स, चौथा आपका होगा वी.ए. स्मिथ। ठीक है, आंसर आपका होगा वी.ए. स्मिथ, क्योंकि 1921 में जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, ठीक, तो वर्ष 2026 से लेकर 27 वर्ष में 1926 से 27 और वर्ष 2033 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उल्लेखन कार्य के संबंधित रहे थे। ठीक है, एम.एस. स्वरूप वत्स। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आंसर में हमारा, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए थे। ठीक, अब 1922 में राखालदास बनर्जी थे। राखालदास बनर्जी ने क्या किया था, इसके प्राकृतिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जो कि आपका ऑप्शन ए था राखालदास बनर्जी। देखिए, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। के.एन. दीक्षित क्या था? तो के.एन. दीक्षित के बारे में देखिए क्या कहा गया कि के.एन. दीक्षित जो थे वो क्या थे, वो आपके थे इस सभ्यता की खोज महत्वपूर्ण योग में योगदान दिया था, के.एन. दीक्षित का भी था। ठीक, अतः स्पष्ट है कि वी.एस. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारत विद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो ये आपका नहीं होगा। अब आपका 11th नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोझ कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, इसका पहला ऑप्शन कहता है वहाँ के लोग अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक की देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, वेद के मूल ग्रंथ की रचनाएं नहीं हुई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये को कहता है कि देखिए कि बोगज कोई है, वो एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है 14वीं शताब्दी के पूर्व। उस समय की बात की जाए तो क्या था कि ऐसे राजाओं का उल्लेख आया था जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य एवं रक्षा के लिए इंद्र थे और मित्र और वरुण एवं नष्ट को ऐसे करते। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल में ईरान से हो करके भी भारत में आए होंगे। ठीक है, यानी हो सकता है कि आपको भारत के रास्ते ईरान से होके आएंगे। देखिए आपका ये है हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, यहाँ आपका ईरान पड़ता है थोड़ा सा, चबहार पोर्ट वहीं है, तो उस टाइप उधर की बात कर रहा है कि उधर से हो सकता आए होंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। ठीक है, तो आपका देखिए पहला आंसर है गंगा, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कावेरी, चौथा है आपका परशुनी। ठीक है, आंसर आपका परशुनी होगा क्योंकि दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। परशुनी नदी वर्तमान में रावी नदी को कहते हैं। ठीक है, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरतों का राजा एवं सूरदास के 10 राजाओं का संघ ने हराया था। इस संघ के कारण प्रमुख अनुदूह एवं तथा प्रमुख जनजातीय का समूह सम्मानित किया गया था। इसके पुरोहित विश्वास मित्र थे। देखिए आपका नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, पहला आपका ऑप्शन है। हाँ हेलो, तो आज हम शुरू करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं जो हमारा क्या करते हैं घटना चक्र है जो हमारा बीपीएससी का, उसको शुरू करते हैं। हमने 13 क्वेश्चन तक देखा था पिछले वीडियो में, अब हम 14 क्वेश्चन नहीं 14 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका 14 क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। 14 क्वेश्चन पर कहता है क्या, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो इसका आंसर होगा डी, सोम और इस पे पर नामकृत देवता के लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो आपका गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद पुस्तक में। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसका रचनाकार विश्वामित्र है, यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल से में वर्णित है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 16 कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वैशेषिक। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपका कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म हम लोग को पता है कुंडग्राम में हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका 72 में पूछा गया है, 40, 47, 53, 55 बीपीएससी में, इतने सारे बीपीएससी में पूछा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी कुंडलपुर में वैशाली के निकट जो जगह है वो लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गायत्री क्षेत्र के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उधारित है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको ये भी है, ये भी, अगर ये ऑप्शन रहे तो ये लगाएगा, ये ऑप्शन रहे तो ये लगाएगा। ठीक है, इसी आधार पर अनेक प्रशासकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में नामांकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। महावीर स्वामी का सही जन्म 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी देखिए, क्योंकि महावीर स्वामी यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन है, हाँ क्योंकि महावीर स्वामी बुद्ध से पहले के काल के हैं, बुद्ध से पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व को हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रसारित करेगा। ठीक है, नहीं 540 रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, 599 आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपका कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु
कि निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हम सब लोग को पता है महावीर जैन की मृत्यु नालंदा के निकट जो है पावापुरी उसमें हुई थी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षेत्रीय के प्रधान थे जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 आपका कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका जामिल था। ठीक है, ठीक, जमाली कहते हैं जिसको। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ 99 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनके प्रियदर्शन नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा। उस पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उसका प्रथम शिष्य था। जामिल ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधार कहा जाता था निम्न में से प्रकार थे: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यवर्तक, शूद्रमर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकपित, अचल, मैत्र और प्रभास, ये सब थे। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो कौन सा पूर्वकालिक? 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है, 14 पूर्व परिचालित जैन धर्म कहलाता है। अंतिम नंद राजा ने के समय में प्रभुत्व के वर्णन में अध्यक्ष के क्षेत्र पे यह होता है और ये कह रहा है कि 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है। 21 जो कहता है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो हम लोग सब लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 22 है वो देखिए। 22 आपका कहता क्या है? हाँ, तो आपका 22वां क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो हम सबको पता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आपका उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है उसका, तो ये पढ़ लीजिएगा, लगभग सेम ही होता है। तो इस क्वेश्चन में आइए। तो इस क्वेश्चन में आपका कहता है त्रिपिटका किस धार्मिक पुस्तक में है? ठीक, किसकी धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटका? तो हम सबको पता है त्रिपिटका किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की है। त्रिपिटका बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक पुस्तक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था। इन्हीं में से त्रिपिटका कहते हैं। ठीक है, जिसमें से देखिए आपका पहला जो है विनय पिटक है। ठीक, दूसरा है सूत पिटक है, तीसरा है आपका अधिधम्म पिटक। ठीक, इन तीनों को मिला के आपको कहते हैं क्या है? त्रिपिटका। ठीक है, अब आपका 24 क्वेश्चन देख लीजिए। 24 क्वेश्चन कहता है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। देखिए आपका यहाँ पर आएगा जैन धर्म, ईसाई धर्म। आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 स्थान आवश्यक बताए गए हैं: साम्य धारण यानी दर्शन, साम्य चरित्र, साम्य ज्ञान। इन तीनों भागों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी। आप याद रखिएगा, बौद्ध में त्रिपिटक याद रखिएगा और इसमें त्रिरत्न याद रखिएगा। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी इक्वल नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आत्मदमन। बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत महावीर धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक माना है। ठीक है, अब चलते हैं 26 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ठीक है, तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचम। ठीक है, यानी 5वां। ठीक है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसोंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। ठीक, वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल
इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा एवं अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। ठीक, यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का भी वृक्ष बताया गया है। तथ्यों के विवाद में होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, याद रखिएगा, यानी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं 27 क्वेश्चन। आपका 27 कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, यानी रहने के लिए किया था। तो किसने किया था? आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने किया था। मौर्य युग के टाइम की बात है। ठीक, मौर्य देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, मौर्य युग के टाइम की बात है। पर्वत गुफाओं को काट कर निवास बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण की चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, 28 क्वेश्चन आपका कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसके थे कौन? मखलिग गोसाल। ठीक, मखलिग गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर को शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नीतियवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रण संचालित होती है। ठीक है, अब आपका 19वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न देखिए आपका, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक आपके कौन थे? उदयन थे। ठीक, पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयनी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही। याद रखिए कि इसके बाद कौन कौन से वंश की राजधानी रही है? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 30 क्वेश्चन आपका कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो कौन शासक के द्वारा किया गया था? आप लोग को पता ही है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा। ठीक है, देख लीजिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2004 में, 2008 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हर्षक वंश शासक उदयन या उदयभद्र ने शासन काल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसने राजगृह से इस नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, यानी राजगीर से सीधा अपना पाटलिपुत्र बनाया था जो उदय ने बनाया था। ठीक है, 31वां प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। इसका भी देखिए आंसर हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। मगध नरेश उदयन ने शासन काल के सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक के नगर की स्थापना की। उसने राजगीर से स्थापना अपनी राजधानी से स्थानांतरित की। यानी देख लीजिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बैक टू बैक, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलते हैं 32 क्वेश्चन जो हमारा है। 32वां क्वेश्चन हमें कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था किसके द्वारा स्थापित किया था? आप सबको पता होगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ था। वैशाली में जो लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ के स्वप्रमुख थे। ठीक, अब 33 क्वेश्चन आपका कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आपकी राजगीर थी, जिसको पहले से ग्रीवरिज कहते थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धृत वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धृत के पुत्र जरासंध था, जिसने राजगीर ग्रीवरिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम प्राप्ति शासक बिंबिसार था। यह हर्षक वंश के संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानित कर दिया था। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 क्वेश्चन आपका कहता है अजातशत्रु के
वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम आप लोग को पता होगा, हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के स्थापना बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशंबी के वंश राजा उदयन ने भीम ने की थी, ठीक है। इसके उसकी देख लीजिए, जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु की हत्या भी किसने की थी? उसके पुत्र ने की थी, उदयन ने। और फिर वह आकर अपने गद्दी पे बैठा था। उसके बाद उसी ने क्या किया था कि राजगीर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र कर लिया था, जो कि अभी उसको पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। 35वां क्वेश्चन कहता है सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, तो इस सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त की पहचान किससे की? तो देखिए कहता है विलियम्स जोन्स से, ठीक है। इसका देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। आर्यन तथा फ्लूटकार्ट के चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरोडोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टीन के सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर की महान भेंट को उल्लेखित किया है, ठीक है। तो अब देखिए 36 आपका है कि ब्राह्मी लिपि को स्थापना सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? आप लोग देख लीजिए कि ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है और बिहार पीसीएस में भी पूछा गया, ठीक है। अब देख लीजिए कि ब्राह्मी लिपि की सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप ने की थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उत्पादन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनिपय का पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कलंकार यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचित दीपवंश के महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए उपयुक्त की गई थी। अतः 1915 में मास्की यानी कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया, ठीक। 37 क्वेश्चन आपका 37वां क्वेश्चन कहता है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम हम सबको पता है इंडिका था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक नियर्कस और अनेसिक्रस और अरिस्तोबुलस और मैगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय की सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य पुस्तक जो है इंडिका है, जो मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत है और उसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन आपका इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक हम सबको पता अभी मैगस्थनीज था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैगस्थनीज जो कह रहा है वो दूध था, किसका दूध था? तो आप लोग सबको पता होगा सेलुकस का दूध था, ठीक है। अब आपका ये 40 क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते लिखते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट हम सबको पता है बृहदत्त था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था, ठीक। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यपित्र शुंग ने की थी, ठीक है। अब 41 की बात की जाए तो किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, ठीक है। तो किसके है? जूनागढ़ में, ठीक। तो देखिए गुजरात में जो एक जूनागढ़ जगह है, जूनागढ़ से रुद्र दामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रांगणों प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। इस विश्व संस्कृति भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली और विजयोग शासन या व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन है। क्या है आपका? रुद्रदामन, याद रखिएगा रुद्रदामन क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ठीक, तो खारवेल जो था उसका जैन धर्म के प्रति भारी, बहुत ज़्यादा जैन धर्म की तरफ आकर्षित थे वो, ठीक है। 43 क्वेश्चन कहता है आपका कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था का उपयुक्त में से कोई एक या कोई एक से अधिक, यानी कलिंग नरेश का आपका देखिए चैदी वंश और
सतवाहन वंश था, ठीक है, दोनों वंश कहते हैं, तो इसमें से कोई एक या कोई एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 44 क्वेश्चन यानी 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन नंबर कहता है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत का नेपोलियन हम सब समुद्रगुप्त को कहते थे, आप सबको पता होना चाहिए। 45 क्वेश्चन आपका कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त क्या था? उसने हुर्नों को पराजित किया था, ठीक है। अब उसके आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 46 किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी जो वो भूमि जो जंगल में है और उसको बिना जोता गया है, मैंने उसमें अभी तक कोई खेती वेती नहीं की गई, उसको क्या कहा जाएगा? अपृहत कहा जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री सुग यूं ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? तो देखिए उसने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर के 520 ईस्वी के पूर्व, यानी 5 साल तक, ठीक की थी। तो और उसमें चीनी यात्री सुंग यूं 518 में भारत आया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया? इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के प्रति एकत्रित की थी, ठीक है। यानी 3 वर्ष भारत में रहा था और सिर्फ बौद्ध धर्म पर ही इसने रिसर्च किया था, ठीक है, एक तरह से। 48 क्वेश्चन आपका कहता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासन काल में जो यात्री आया था चीनी, उसको कहते हैं फाहियान। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता है कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो कलहन की पुस्तक का आप लोग को नाम पता होगा, राज तरंग ने बीपीएससी में पूछा गया था रिसेंटली में भी, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सबको पता होना चाहिए उदंतपुर बिहार में उपस्थित है, क्योंकि बिहार का प्राचीन नाम उदंतपुरी ही था। 51 कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, वो एक महान योद्धा थे। नान्यदेव कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया गया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 मिथिला का स्वर युग कहलाता है, ठीक है। अब 52 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन अब कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, हाँ, ये आपका है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वित हुई थी? ठीक है, तो किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय ही आप लोग को क्या कर दिया गया था? इनकी जातियां बनाई गई थी अलग अलग, और उसमें से क्या किया गया था? अछूतों के लिए, शूद्रों का कह सकते हैं, उसके लिए पाणिनि ने 2 प्रकार की शूद्रों पर उल्लेख किया था, ठीक है, जिसमें आपको कहते हैं निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें से 2 प्रकार के शूद्र थे, ठीक, माना जाता था, ठीक है। 54 आपका 54 क्वेश्चन आपका कहता है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हम लोग को पता है कनिष्क कश्मीर होता है, क से कनिष्क, क से कश्मीर, याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में ये बौद्ध धर्म हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र कर रहे थे, ठीक, तो याद रखिएगा। 54 हो गया आपका। 55 क्वेश्चन पे आते हैं। 55 क्वेश्चन आपका कहता है प्रथम बौद्ध धर्म के संगीत के अध्यक्ष कौन थे? संगति के अध्यक्ष, संगति होना चाहिए, यहाँ संगीत लिखा हो। प्रथम बौद्ध धर्म के संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो संगीत के अध्यक्ष आप सबको पता होना चाहिए, महाकश्यप थे, ठीक। प्रथम बौद्ध धर्म जो आपका राजगीर में हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद हुई थी, वो आपका राजगीर में हुई थी, ठीक है। और आपका 97 क्वेश्चन कहता है, 57 क्वेश्चन, बुद्ध धर्म के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, ठीक है। यह 2 स्तंभों में से अंकित है, आपको एक में से एक सम्मिलित करना होगा, ठीक है। यानी ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर, यानी पहला का क्या हो जाएगा आपका? जन्म कहाँ हुआ था? हम सबको पता है जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। और आपका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हम सबको पता है बोध गया, बोध वृक्ष पे हुआ था। और आपका प्रथम प्रवचन जो दिया गया था, प्रथम प्रवचन आपको जो कहाँ दिया गया था?
प्रथम प्रवचन की बात कर रहा है आपका जो कुशीनगर में दिया गया था, सॉरी यहाँ गलत है, प्रथम प्रवचन आपको कहाँ दिया गया था, प्रथम प्रवचन आपको सारनाथ में दिया गया था, ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए। जन्म, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, हाँ जन्म आपका जो था, जन्म आपका लुम्बिनी में था, ज्ञान प्राप्ति आपका बोधगया में था, प्रथम प्रवचन सारनाथ और देव कहाँ हुए थे, कुशीनगर में, यानी इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक, ये आपका देखिए 58 क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन है। ये आपका कहता है बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो भाई साहब वो महात्मा बुद्ध को हुई थी, सही बात है। बोधगया महाबोधि मंदिर कब बनाया गया है, कहाँ, जहाँ पर कहा गया महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, ज्ञान को प्राप्ति हुई थी, ठीक। 6 वर्ष के जहाँ उन्होंने साधना किया था, तपस्या किया था, 35 वर्ष तक आयु तक आते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह पर क्या किया, महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक है। आप लोग देख गए होंगे कहीं बोध गया तो आप लोग को देखने को मिला होगा। हाँ प्रश्न 60, प्रश्न 60 आपका कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कौन सा राजा था जिसने गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में बताया, तो देखिए आपका कनिष्क था, ठीक। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म हिनायन एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हुआ। महायान शाखा में बौद्ध धर्म को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्ध समितियों में उनकी पूजा प्रारंभ हुई, ठीक है। यानी आपका कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध महात्मा बुद्ध को एक तरह से देवता यानी भगवान की उपाधि मानी गई, ठीक है। 61 प्रश्न में आपका कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो आप सबको पता होगा वैशाली, वैशाली में सबसे गणतंत्रात्मक पूर्व 6ठी शताब्दी में ही थी, ठीक है, 6th सेंचुरी में। आपका 62 क्वेश्चन कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में आगंतुक काल में, ठीक है, यह छंदोपनिषद में संयुक्त निकाय में, तो आपका किस में है देख लीजिए, आगंतुक काल में, ठीक है, आगंतुक काल में नहीं आगंतुक निकाय में, ठीक है, जहाँ में आपका 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में आपका कौन कौन सा था, अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वस्त हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, अशोकमुख हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कंबोज हो गया, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं 63 प्रश्न में, तो महाविद्यालय नालंदा जो था उसकी स्थापना कौन से युग में हुई थी, तो उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है नालंदा महाविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या था, बौद्ध धर्म दर्शन किया जाता था, इसलिए बौद्ध धर्म दर्शन के नाम से बहुत ही ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध था, ठीक। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपीएससी में भी पूछा गया या बीपीएससी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लागू इसलिए की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो जाए, इसके लिए लागू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। 66 में आपका दिया गया है, आजकल देखिए बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद रखिएगा, असर रीजन टाइप से वापस से पूछने लगा जैसे पहले पूछता था। तो इसमें कहता है नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में दिए गए जन्मों के एक स्थान में और दूसरा भाषा कारण आर में कीजिए, ठीक है। तो ये असर रीजन है, देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला आपका क्या है, कथन कहता है, कारण कहता है आपका, पहले कथन देखते हैं। कथन कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था, ठीक है, नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण कहता है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था इसलिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कि दोनों ए और आर सही है, परंतु क्या कहता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, महापतन का, ठीक। 66 के बाद देखिए क्या आता है। 67 क्वेश्चन में आपका कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, आप सबको पता होगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी हम सबको पता है कि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है क्योंकि मगध की राजधानी उदयन के बाद चेंज हुआ था, ठीक। पहले पाटलिपुत्र, पहले ग्रीवेश था, उसके बाद पाटलिपुत्र कर दिया गया था उदयन के आने के बाद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर उस समय पूछ लिया जाएगा कि कौन से युग कौन से राजा की बात कर रहा है तो अब उसमें टिक लगा दीजिएगा, ठीक।
69 क्वेश्चन में क्या था, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी आपकी कौन सी थी? राजगीर थी या पाटलिपुत्रा थी? देखिए तो आपका कहता है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से सब, यानी इसमें भी वही है कि डिपेंड करता है कि कौन सा राजा था, उस राजा के समय क्या था, तो उस राजा के समय अलग अलग राजधानी बदली गई थी, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन पर कहता है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद इनके किस शासन ने राज किया था? आपका मौर्य। आपको लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने के बाद बने थे राजा, और किनके किनके का देख रेख में बने थे शिक्षा से? तो हम लोग को पता होगा चाणक्य के। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो क्या है? विशाखदत्त। अब विशाखदत्त को किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचित किताब है। विशाखदत्त कवि हैं जिनके रचित किताब है मुद्रा राक्षस, उसमें इनकी जोर शोर से व्याख्या की गई है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मध्य कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आप सबको पता होना चाहिए घनानंद। घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ही आ गए थे। ठीक है, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किससे? आपका लकड़ी से बना हुआ था, याद रखिएगा। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्ट प्रधान का गठन आपका शिवाजी ने किया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, 75 क्वेश्चन, 75 प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय पर प्राप्ति की थी? तो किस मौर्य राजा ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन तक के अपने राज को बढ़ा दिया था, विस्तार कर दिया था। ठीक है, 76 देखिए, प्रश्न 76 आपका कहता है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, कलिंग है, अशोक का है, गिरनार का लेख है, रुद्र दामन का है। रुद्र दामन आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत पुराना है। ठीक, तो इसका आप जैसे जो प्राचीन है सबसे रुद्र दामन वहीं से मिलता है, जो कि आपका गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, अब देखिए आपका कहता है 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक, कौन सा क्षेत्र है जो नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। आप सबको पता होना चाहिए श्रीलंका नहीं था, जहां अशोक श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भेजा करते थे, तो इसलिए श्रीलंका नहीं था। 78 प्रश्न 78 आपका कहता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? आप सबको पता होना चाहिए पटना यानी पाटलिपुत्रा में की गई थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में इंसेप्शन में प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? तो वो भाषा आपको पता होनी चाहिए प्राकृतिक भाषा है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको 80 प्रश्न 80 क्या कहता है? प्रश्न 80 कहता है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, प्रश्न 80 कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि लिखी जाती है? खारोष्टी लिपि है, जो कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट, यानी ऐसे ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश है, देखिए क्या कह रहा है अशोक के धर्म का मूल संदेश, इनमें से कोई एक या कोई एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? बेसिकली नैतिक संहिता की बात करते थे अशोक, इसलिए उनके धर्म का मुख्य संदेश नैतिक संहिता थी। ठीक है, अब आपका 82 क्वेश्चन आता है, प्रश्न 82 आता है। प्रश्न 82 में आपको कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? ठीक है, तो कौन सा स्तंभ है? वो आपका ब्राभो स्तंभ है, जहाँ अशोक ने अपने आप को राजा बताया था। ठीक, अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने शिलालेख में अशोक हमेशा किस नाम से जाने जाते थे? धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी या चक्रवर्ती, किस नाम से जाने जाते थे? आप लोग बताइएगा किस नाम से जाने जाते थे? तो नाम आपका सीधा देख लीजिए, बी है आंसर, यानी प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे अशोक। ठीक है, ये आपका बीपीएससी 65 2019 में पूछा, लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या राजनीतिक नीतियों के पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य के
पुस्तक अर्थशास्त्र आपका किस विषय पर आधारित है, देख लीजिए। तो आपका किस विषय पर आधारित है, वो राजनीतिक पे आधारित है ना, और राजनीतिक और सामाजिक पर आधारित है, तो इनमें से कोई नहीं है, 2 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में किया, जिसमें दार्शनिक आते हैं, कृषक आते हैं, पशुपालक आते हैं, कारीगर आते हैं, योद्धा आता है, निरीक्षक आता है और सभासद आता है, ठीक है। 87 क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या कहता है। 87 कहता है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है आपका किसमें, पुराणों में किया गया है, मेगास्थन के बुक इंडिका में किया गया, आप लोग को पता होना चाहिए। मेगास्थन, इसका आंसर हो जाएगा डी। पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी किसने लिखी थी, तो देख लीजिए ये पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन आपका जिसने लिखा था उसका नाम है आपका, देख लीजिए अलेक्जेंड्रिया के अनाम नाविक ने लिखा था, ठीक है लगभग। तो आप इनमें से देख लीजिए, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। अब देखिए 89 क्वेश्चन में चलते, तो 89 क्वेश्चन आपको कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह कौन सा स्रोत है, तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा डी, जहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका, और इंडिका को किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है। अब देख लीजिए 90 क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे, ठीक है। अब आते हैं आपका 91 क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने, ये क्या करा, मेंडार ने, ठीक, यह आपका बाकी ऑप्शन का है आपका हाँ, गौतम पुत्र सतकर्णी ने या वीना कदापि ने, तो आप लोग को याद होना चाहिए वीमा कदाप्सिस ने आपको क्या किया था, मूल रूप से उसने क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन किया था सबसे प्रथम, ठीक है। कुषाण शासक थे वो, ठीक। अब 92 की बात करते हैं, 91 आपको प्रश्न 92, कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली है, तो कुषाण के समय में कला की गांधार शैली उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी और बहुत डेवलप किया गया था, बहुत विकास हुई थी उसकी। 93 की बात करते हैं, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो किसने की थी आपका चतुर्थ बौद्ध संगति, तो आप सबको याद होना चाहिए कनिष्क, जो कश्मीर कैसे कनिष्क कैसे कश्मीर, हम लोग को ऐसे याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया 2020 में, ठीक है। 94 सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में राज किया था, सुंग वंश के बाद कौन आया था, तो कान्व वंश आया था, ठीक, जो जिसने राज किया था शून्य वंश के बाद, शून्य नहीं सुंग वंश, सॉरी माफ कीजिएगा, सुंग वंश के बाद उसने राज किया था कन्नव वंश। 95 आपका कहता है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, गिरनार के स्तंभ लेख से के साथ, ठीक, या जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा स्तंभ लेख के साथ, या सारनाथ कर लेगा, तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुफा लेख के साथ, ठीक है। इसका नाम जुड़ा हुआ है खारवेल का, ठीक है। 96 क्वेश्चन आपका कहता है, एक मिनट, ओहो रुक जाइए 96, हाँ ओह 96 आपका कहता है नगरों में कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो नगरों में काल पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, काल पतन, नगरों का कार्मिक पतन, ठीक है। तो कौन सा आपका गुप्त काल की विशेषता है, गुप्त काल में क्या था, नगरों की कार्मिक पतन केवल अग्रसर हो गया था, ठीक। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर था वो क्या हुआ था, अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश तो गुप्त युग में ही या उसके त्याग दिया गया था वहाँ के आश्वासन में राजा के टाइम पे, ठीक है। आपको फिर 97 क्वेश्चन पे आना चाहिए। 97 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था, ठीक। तो कौन सा बंदरगाह उपयोग में किया जाता था, तो आप लोग सबको पता होना चाहिए कौन सा था उपयोग में से एक से अधिक, यानी आप लोग को देख लीजिए कौन कौन सा किया जाता था, तो आपको देख लीजिए दक्षिण पूर्व में एशिया, चीन में लंका, ये सब था।
तो जिसके लिए आप लोग को जो यूज़ किया जाता था वो देखिए आपका ये था भड़ोच था, ठीक। उसके बाद पश्चिमी में अलग था, तो एक से कल्याण तथा बॉम्बे था, ठीक है। तो ये देखिए कैम्बे था आपका, भड़ोच था, कल्याण भी था। तो ये सब उपयुक्त शब्द था, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा ई। 98 आपका क्वेश्चन कहता है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन से राजा थे, कौन से वंश का था जिसने सबसे ज़्यादा दिया था दान? तो आप सब लोग देख लीजिए कौन सा राजा था। उसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में बहुत ज़्यादा ही दान दिया गया था राजाओं को दान अति के लिए। 99 क्वेश्चन आपका देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था, ठीक। यानी जो आपने जितने उपजाई हैं उसका 6ठा भाग आपको उसके राजस्व में आ जाएगा, भूमि राजस्व में, ठीक है। प्रश्न 100 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन अत्यधिक थी? कुषाण वंश में जो राजा थे उनकी देन बहुत ज़्यादा अधिक थी भगवत संप्रदाय में, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न आपका 101। हाँ, तो आपका 101 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 101 क्वेश्चन आपका कहता है कि 1 मिनट, हाँ, 101 क्वेश्चन आपका कहता है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्य अस्त होता थे? हम सब लोग को पता होना चाहिए। ए आंसर होगा आपका आर्यभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन 102 पे चलते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कौन थे भाई साहब? तो आपका थे ई, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए कौन कौन से जाने जाते थे। तो आपका कहा जाता है कि 2 लोग जाने जाते थे, जिसको शूद्रक, एक शूद्रक भी जाने जाते थे और शौनक, इन दोनों को जाने जाते थे। यानी 102 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका 103 आपका कहता है कि चीनी यात्री हेनशंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में अध्ययन किया था, ठीक है। 104 क्वेश्चन आपका कहता है कि हेनशंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर आपका मथुरा था, ठीक है। अब कहता है कविबान निवासी थे, कविबान आपके निवासी कहाँ के थे? पाटलिपुत्रा के निवासी थे, ठीक है। आपका 106 प्रश्न में आते हैं। 106 प्रश्न आपका कहता है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार में भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो जब भ्रमण किया था तो वो 672 ईस्वी पूर्व किए थे। इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक करके, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब 107 पे पहुंचते हैं। तो 107 आपका कहता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो सबको पता है किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में उसने फाहियान ने आया था, ठीक। और 108 आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कुमार गुप्त थे, ठीक है, ऑप्शन बी। और ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे संपर्क था? तो यानी आपका जावा और सुमात्रा से, यानी इंटरनेशनल रिलेशन वो लोग उस समय तक जानते थे, यानी वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध बिहार में उस टाइम चल रही थी प्राचीन काल में, ठीक है। देख लीजिए कितना डेवलप था पहले। 110 प्रश्न आपका कहता है कि सूर्व भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के से 5 गांव दान में मांगे थे? कौन थे भाई साहब? तो ये बलपुत्र देव थे, ठीक है। बलपुत्र देव सुवर्ण भूमि के शासक थे, जो नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना की थी, जो रख रखाव हेतु देवपाल से 5 गांव के लिए प्रार्थना की थी, ठीक है। तो आज 110 प्रश्न तक रखते हैं, क्योंकि प्रश्न टोटल इसमें क्वेश्चन आपके 400 कुछ हैं, ठीक है। तो 110 रखते हैं, ऐसे करके 4 वीडियो आएगा 100 प्रश्न करके। तो आप लोग देख लीजिएगा बीपीएससी एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ तो हेलो, तो ये है आपका मिडिल इंडियन हिस्ट्री, यानी मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि पूर्वावलोकन का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से।
और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और लाइक या कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा बलबन। सही आंसर आपका होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है आपका, देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अबुल अजीज़ कुकी के एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान और खामा या कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में वो निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा और लगन ईमानदार के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त किया और उसे पदोन्नति दी गई और आगे वो ऐबक की कहानी पूरी बन गई। ठीक है, तो इतना पूरा आप पढ़ लीजिएगा, हमें उससे लेना देना नहीं, हमको बस उत्तर से मतलब था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। तो आपका सही उत्तर होगा आपका ए लाहौर। ठीक। तीसरा आपका कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मस्जिद, दूसरा मंदिर, तीसरा संत की झोपड़ी, डी मीनार। तो सही आंसर आपका होगा ए मस्जिद। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी भी दानशीला की प्रशंसा करते थे, उसे वो अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी उपाधि कुरान खामा भी थी। ऐबक को साहित्य के अनुराग तथा स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल नसीर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। चौथा प्रश्न आपको कहता है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ए आपका है इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी उलुग खान, डी रजिया सुल्तान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका देखिए 67 पिछली साल आया था 2022 में। इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। 5वां प्रश्न देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्त प्रदान किया था। तो पहला ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज, दूसरा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी आपका नसरुद्दीन कुबचा। इसका सही उत्तर होगा आपका बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 6ठा प्रश्न देखिए आपका, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ए मालिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी। उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा आपका सी बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी। 7वां देखिए, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ आपका। ए तारीख़ हिंद में, दो तबकात नासिरी में, ताज उल मसीर में, डी तारीख़ मुबारक शाही से। या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर होगा आपका बी तारीख़ ई नासिरी से। ठीक है। 8 आपका है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो सबको पता होगा बख्तियार खिलजी। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। 9 प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। ए ऐवाज, बी नसरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दान या मलिक जानी। इसका सही उत्तर होगा आपका मलिक जानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान से प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन आपका है ऐबक, बी इल्तुतमिश,
ए बलबन, डी अलाउद्दीन, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी बलबन को दिया गया था। ठीक है। 11वां प्रश्न कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहा नीति अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा बी बलबन ने अपनाई थी रक्त एवं लोहा। 12 प्रश्न, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ए इल्तुतमिश, दू बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। 13वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? ए जफ़र खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलुग खां। सही उत्तर आपका होगा जफ़र खां। 14, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह। सही उत्तर आपका होगा डी राणा रतन सिंह या राजा रतन सिंह आप कह लीजिए। ठीक है। 15, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रतापरुद्र देव, सी मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा आपका रामचंद्र देव था। ठीक है। 16, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर आपका होगा बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये देखिए आपका अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर आपका होगा सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी, या 5वां ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला था, बी एक खैरियत अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। बी होगा आपका एक खैरियत अस्पताल था। 20वां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका फिरोज शाह तुगलक, डी आपका शेर शाह सूरी। सही उत्तर आपका होगा सी फिरोज शाह तुगलक। 21 कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी आपका फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर होगा आपका डी फिरोज शाह तुगलक। 22, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, सी डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर होगा आपका बी फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय, बी कृष्ण देवराय, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्ण राय द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी देवराय द्वितीय के टाइम पर अब्दुल रज़ाक फारसी थे वो आए थे। 24, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, टू सैयद वंश, सी आपका कहता है तुगलक वंश, डी आपका कहता है खिलजी वंश। सही उत्तर आपका होगा बी सैयद वंश। 25, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर आपका होगा डी सिकंदर लोदी।
विजयनगर अम्पायर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहरन बुक्का, वीर नरसिंह राय या ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये इसका इजी क्वेश्चन है, पिछले साल भी पूछा गया था आपका 2022 में, हरिहरन बुक्का ने करवाया था। सी आपका होगा आंसर, ठीक है। 27 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना था। ए होगा हरिहर, बी होगा हरिहर, सी आपका बुक्का फर्स्ट या देवराय द्वितीय। सही आंसर आपका होगा बी, हरिहर द्वितीय। 28 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंड का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली बादशाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां, डी गजपति। सही उत्तर आपका होगा कुली कुतुबुद्दीन। 29 विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगन, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। सही उत्तर आपका होगा बी भू राजस्व से आमदनी। 30 विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर में, बी गोलकुंडा में, सी हम्पी में, डी बड़ोदरा में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा सी आपका हम्पी में मिलता है। 31 दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है? ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपका उत्तर होगा सी रक्षा विभाग से। 32 शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना, डी कोल्हापुर। सही उत्तर होगा ए रायगढ़। 33 बहमानी राज्य के संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गावा, डी आसाफ खां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से। सही उत्तर आपका होगा अलाउद्दीन हसन। 34 सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। 35 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? ए खराज, दो खुमस, थर्ड उर्श, चौथा मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों में से कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका डी यानी 1 3 4। खुमस नहीं होगा आपका। 36 किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी महमूद बिन तुगलक। ई आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर होगा आपका सी अलाउद्दीन खिलजी ने। 37 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुरावादी संप्रदाय, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, डी फिरदौसी संप्रदाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए 38 इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? ए आपका है बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह, डी इस्लाम शाह। ई उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से कोई नहीं। उत्तर होगा सही उत्तर आपका ई यानी आपका एक से अधिक या एक से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें नहीं दो लोग होंगे, इस्लाम शाह और शेर शाह का पुत्र, इन दोनों मिलकर ने किया था। ठीक है। 39 जवाबित का संबंध किससे था? ए राज कानून से, बी मनसब प्रणाली के नियंत्रण कानून वाले से, सी टकसाल से संबंधित कानून से, डी कृषि संबंधित कर से। ए आपका होगा राज कानून से।
40 सल्तनत काल के सिक्के टकहा, ससगनी और जितल किन धातुओं के थे? ए चांदी चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। सही उत्तर आपका होगा है ए चांदी चांदी तांबा। 41 भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी से, बी 13वीं शताब्दी से, सी 14वीं शताब्दी से, डी 15वीं शताब्दी से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए 12वीं शताब्दी से। 42 तबकात नसीरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उन सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। सही उत्तर आपका होगा सी मिनहाज उन सिराज। 43 सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित की वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो आपका उत्तर होगा ए अपनी भाषा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जैसे वो भक्त समझते थे। 44 निम्नलिखित में से किसे सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर आपका होगा बी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। 45 हाँ आपका ये प्रश्न 45 है। 12 मासा की रचना किसने की थी? ए अमीर खुसरू से, बी इसामी से, सी मलिक मोहम्मद जैसी, डी रस खान। सही उत्तर आपका होगा सी मलिक मोहम्मद जैसी। 12 मासा जिन मलिक मोहम्मद जैसी ने आपका पद्मावत की भी रचना की थी। 46 पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा और डी अफगान की वापसी फूट। बी आपका होगा सब उसकी सैन्य कुशलता, पहली बार सैन्य कुशलता की उसकी से जीता था बाबर। 47 तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। सही उत्तर आपका होगा सी तुर्की में लिखा गया था। 48 हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, बी 1531 ईस्वी में, सी 1533 ईस्वी में, ठीक है, डी 1536 ईस्वी में। सही उत्तर आपका होगा ए 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। 49 निम्नलिखित में से किसे अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ए बेगम शाह ने, बी हाजी बेगम ने, सी मुमताज़ महल बेगम ने, डी नूरुन्निसा बेगम ने। सही उत्तर आपका होगा बी हाजी बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना आपके ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी गुलबदन बेगम ने, डी जहांगीर ने। सही उत्तर आपका होगा सी गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की स्थापना। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम के नीचे अंकित करें। ए चौसा, देवरा, कनौज, सरहिंद, बी देवरा, कनौज, चौसा, सरहिंद, सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कनौज, डी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। सही उत्तर आपका होगा डी देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी ने, बी सिकंदर लोदी ने, सी शेरशाह सूरी ने, डी इस्लाम शाह सूरी ने। सही उत्तर आपका होगा शेरशाह सूरी ने आपका हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा ए सासाराम, बी मनेर, सी सीतामढ़ी, डी पावापुरी। ई उपयोग में से कोई एक से अधिक। शेरशाह का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? सही उत्तर आपका होगा ए सासाराम में। 54 हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना
किस सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। सही उत्तर आपका होगा सी हकीम खान। 55 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किसने आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ए बहलोल लोदी है, बी शेरशाह सूरी है, सी हुमायूं है, डी अकबर है। सही उत्तर आपका होगा डी अकबर ने। 56 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ए 1590 में, बी 1575 में, सी 1576 में, डी 1572 में। सही उत्तर आपका होगा सी 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था अकबर द्वारा। 57 भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर आपका होगा बी अकबर के टाइम पे, यानी जब अकबर ख़त्म होने वाले थे, जाने वाले थे 1605 के लगभग, 1600 के टाइम पर, यानी 1599 पर। इसका आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कादिर, बी अकबर, सी ख्वाजा निजामुद्दीन या बी डी अबुल फजल। तो आईने अकबरी आपको लिखा गया है अकबर द्वारा या अबुल फजल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 59 एतमोदुल्ला का मकबरा आगरा में कहाँ बनवाया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां, डी शाहजहां ने। सही उत्तर आपका होगा सी नूरजहां ने बनवाया था। 60 प्राचीन कार्य यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ए दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी मीनारों की टेढ़ी दीवार बनाना, सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर को लगाकर नक्काशी करना। 61 मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण का तरीका, सी धन कर, डी संपत्ति कर। सही उत्तर आपका होगा बी लगान निर्धारण का तरीका। 62 किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर आपका होगा ए हुमायूं ने आपका चित्रकारी कारखाने बनवाए थे। ठीक है। 63 दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबूल हसन। सही उत्तर आपका होगा, इसमें थोड़ा डिस्प्यूट का मामला है क्योंकि ये अब इसका सही उत्तर नहीं है, तो ये बीपीएससी के अनुसार इसका सही उत्तर आपका हुमायूं नहीं मंसूर था, लेकिन ये कहा जाता है ये हुमायूं के टाइम पे बनाया गया था, तो ये डिस्प्यूट है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। 64 यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? बी अकबर। 65 दशवंत वसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर आपका होगा ए अकबर। 66 मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने श्रेष्ठ बिंदु पर था? तो ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो सही उत्तर आपका होगा ए जहांगीर के टाइम पे वो अपने पीक पे था मुगल चित्रकला। 67 जाबाती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह, डी अकबर।
तो जब्ती प्रणाली जो थी आपका डी अकबर की उपज थी। 68, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्थन मुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ए मनुची, बी टवनेरियर, ऐसे नाम है। सी विलियम फिंच, डी अब्दुल हमीद लाहौरी। सही उत्तर आपका होगा सी विलियम फिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुलुद्दीन अबुद्दीन। सही उत्तर आपका होगा डी सुल्तान जैनुलुद्दीन अबुद्दीन। 70, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर आपका होगा बी जहांगीर ने। 71, ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदुज, डी गजनी। सही उत्तर आपका क्या होगा? बी कंधार। 72, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। ए अकबर, बी नूरजहां, सी शाहजहां, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर आपका है डी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल का स्वर्ण युग कहा? ए वी.एस. स्मिथ, बी जैन सरकार, सी ए.एल. श्रीवास्तव। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका होगा सी ए.एल. श्रीवास्तव ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लाम, हॉली वॉर या जजिया। आपका सही उत्तर होगा बी दारुल इस्लाम। 75, पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, बी तेज बहादुर, सी हरगोविंद या डी गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा वहाँ उनका जन्म हुआ था पटना में। 76, मुगल शासन में मुहतसिब था। ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही उत्तर आपका होगा सी लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है। चुंगी कर यानी टोल टैक्स, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी बुवाई कर यानी कल्टीवेशन टैक्स। सही उत्तर आपका होगा बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। 78, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम, बी महमूद शाह, सी बहादुर शाह, डी जहांदार शाह। सही उत्तर आपका होगा बी महमूद शाह। ये लास्ट 79, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। सही उत्तर आपका होगा बी आलम शाह द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका मेडिवल यानी मध्य भारत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी में पूछा गया था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू।